नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के टॉपिक व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये जो व्यक्तित्व टॉपिक है, ये आपके यूपी टेट, सी टेट और भी सारे जितने अदर स्टेट, जैसे राजस्थान में रीट होता है, तो रीट में, फिर MP में MP टेट, फिर उसके बाद बिहार टेट, और ये पंजाब में पेट PTET होता है। तो जितने जगह यूपी टेट, सी टेट होते हैं और ये अदर स्टेट के टेट होते हैं, फिर से उसके बाद आप जब BEd या BTC करते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक होता है और ये आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो वही आज हम लोग व्यक्तित्व, पर्सनालिटी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हाल ही में MP टेट का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो उसके पॉइंट ऑफ दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, पर्सनालिटी ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड पर्सोना से मिलके बना है। पर्सोना मतलब क्या होता है? मास्क, मास्क या मुखौटा। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं बिहेवियर में, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो वही इसको बतलाया है कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होता है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। अब देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था, किसी के पर्सनालिटी के बारे में लोग एज्यूम करते थे तो उसका बाह्य स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर एज्यूम करते थे कि मान लीजिए कोई देखने में बहुत स्ट्रांग है, हेल्थी लग रहा है, तो उसको लोग कहते थे कि ये आगे चल के एथलीट बनेगा। लेकिन आज के समय आधुनिक काल में क्या है कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी बताने के लिए उसके आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों का अध्ययन करना ज़रूरी है, तभी आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता पाएंगे। अब देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पर्सनालिटी को लेकर परिभाषा दिया, तो उसको हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो परिभाषा है ये यूपी टेट में ज़रूर पूछ देता है। सी टेट में भी कभी काल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यूपी टेट में ये जितने सारे चैप्टर के परिभाषाएं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या है? JP गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब देखिए, ये सब जो परिभाषाएं हैं ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे कुछ आएंगे जहां हमको लगेगा कि यहाँ हम आपको ट्रिक से याद करा सकते हैं, तो उसको याद कराएंगे। अब विलियम वुडवर्थ, तो ये इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलेंटाइन ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक, फिर उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है डेसिल। तो डेसिल ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र उसका व्यक्तित्व है। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलपोर्ट। तो आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा विशिष्ट व्यवहार एवं विचार समायोजित स्थापित करता है। फिर उसके बाद वाटसन। तो वाटसन कहते हैं कि व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बहुत शार्ट में लिखे हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, और ये जिस तरीके से फिगर बना कर हम लिखे हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि एक बार में ये पूरा याद हो जाए, और याद हो जाएगा। आप ध्यान से इसको सुने। जैसे देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को लेकर अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो जैसे देखिए, सबसे ऊपर लिखा है मूल्य दृष्टि। तो उसके ऊपर हम क्या लिखे हैं? स्प्रेंगर। मतलब मूल्य दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व किसने बताया? तो स्प्रेंगर। अब देखिए, इसको आप कैसे याद करेंगे कि मूल्य, मूल्य मतलब क्या? प्राइज। इसको आप समझिए, पैसा। तो पैसे से आप क्या खरीदते हैं? स्प्रे।
स्प्रे से स्प्रेंगर, तो स्प्रे खरीदते हैं तो मूल्य दृष्टि से स्प्रेंगर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो इसको किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्रायड। अब देखिए यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक, तो मन का और सिगमंड में भी मन आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, तो इसको किन्होंने प्रस्तुत किया था? अब्राहम मैस्लो ने और हेनरी मुरे ने। तो देखिए इसको आप याद कर सकते हैं कि अब्राहम नाम का एक लड़का है, हेनरी नाम की एक विदेशी लड़की है। तो अब्राहम हेनरी से प्यार मांग रहा है, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो क्या कर रहा है? हेनरी से प्यार मांग रहा है, तो मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक, अब उसके बाद नीचे शरीर रचना के आधार पर, तो शेल्डन और क्रिस्मर ने बताया। फिर उसके बाद सील गुड़ का सिद्धांत, तो इसको किसने प्रस्तुत किया? आलपोर्ट और कैटल ने। अब देखिए यहाँ पे ये है सामाजिक दृष्टि, तो सामाजिक दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कार्ल जुंग, या इसको युंग कहते हैं। तो देखिए इसको आप कैसे याद करते हैं? सामाजिक दृष्टि, तो समय समय पे क्या होता है कि लोगों की सामाजिक दृष्टि बदलती जाती है, तो समय समय मतलब युग युग पे या जुग जुग पे, तो जुंग या युंग, युंग से युग युग पे क्या होता है? लोगों की सामाजिक दृष्टि बदलती रहती है। तो ये जो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यूपी टेट में यही पूछ देगा कि मूल्य दृष्टि किसने प्रस्तुत किया व्यक्तित्व का? तो किसने प्रस्तुत किया है? स्प्रेंगर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने? सिगमंड फ्रायड। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सबका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो इसको क्या कहेंगे? साइको एनालिटिक अप्रोच। और देखिए ये क्या है? ये प्रथम व्यापक सिद्धांत था। अब देखिए इसको ये इन्होंने बांटा था व्यक्तित्व के अंग में कि ईड होता है, फिर उसके बाद ईगो होता है, और फिर उसके बाद सुपर ईगो। तो देखिए अब इसको ईड, जो ईगो है इसको आप बीच में रखिए। जैसे आपको एक घमंड आ गया कि हमको चोरी करना है, तो ये आपके अंदर ईगो आ गया, ठीक है ना, और आप चोरी कर लिए, तो वो क्या हो गया? ईड हो गया। लेकिन आपको बाद में समझदारी आया कि नहीं, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाया? सुपर ईगो, परम अहम। ठीक, फिर उसके बाद देखिए मन के प्रकार के अनुसार इन्होंने बताया, तो हमारे मन 3 तरीके से बटे होते हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन और चेतन मन। चेतन मन मतलब कि हमको चेतना आ जाए। अब देखिए चेतन मन ये क्या है? 10% लोगों के अंदर होता है। चेतन मन जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो क्या होगा? उसका अच्छा पर्सनालिटी होगा। जैसे आपके अंदर चेतना है कि हमको IAS बनना है, 10% ही मन है IAS बनने का, लेकिन यही अगर परसेंटेज बढ़ जाए, बर्निंग डिजायर हो जाए, तो आप क्या होंगे? आपका चेतन मन में ये IAS बनने का जो सपना है बैठ जाएगा, और उसके अनुसार आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब उसी तरह अर्धचेतन या अवचेतन मन होता है, फिर उसके बाद अचेतन मन। तो ये देखिए अचेतन मन ये क्या होता है? लोगों के अंदर 90% होता है। ये निष्क्रिय अवस्था होता है, जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं वो दब जाता है। जैसे कोई IAS बनना चाह रहा है, IAS नहीं बन पाया, तो वो क्या होगा? अचेतन मन में चला जाएगा। अब देखिए अचेतन मन मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। उसके बाद मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देता है, उसको क्या कहते हैं? लिबिडो। अब ये पूछ देता है कि लिबिडो मतलब क्या होता है? तो लिबिडो मतलब क्या होता है? तो मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देता है। आपको बस ऐसे ही याद करना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड थे, तो ये बताए थे 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं, जैसे मुख, फिर तो इसको क्या बोलेंगे? मुखावस्था। तो ये पूछ देगा कि मुखावस्था कितने से कितने वर्ष तक रहता है? तो 0 से 1 वर्ष तक। फिर उसके बाद गुदावस्था,
1 से 3 वर्ष। फिर उसके बाद शैशवावस्था, तो ये सक्रिय अवस्था इसको बोलते हैं, 3 से 6 वर्ष। फिर उसके बाद अव्यक्ता अवस्था, तो ये निष्क्रिय होता है। फिर उसके बाद ज्ञानेंद्रिय अवस्था, तो ये जनन अंगों से संबंधित होता है। ये 13 से 18 वर्ष के बालकों में लक्षण देखने को मिलता है। अब देखिए मुखावस्था मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी छोटा बालक है तो उसके हाथ में आप कोई भी सामान देंगे तो वो क्या करेगा, उसको मुंह में डालेगा, तो उससे रिलेटेड ये बताया है। फिर से उसके बाद गुदावस्था क्या है कि इस अवस्था में 1 से 3 वर्ष में बच्चों को टॉयलेट ये सब सिखाया जाता है कि अगर आपको टॉयलेट आए तो आप बताओ। जो बच्चा बता देता है उसको अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करता है। फिर से उसके बाद शैशवावस्था, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे सक्रिय हो जाते हैं और वो बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं 3 से 6 वर्ष में, बाहरी समाज के साथ, बाहरी बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, खेलते हैं। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। अब शरीर रचना के अनुसार किसने दिया था, तो शेल्डन और क्रेस्मर हमने अभी बताया। तो देखिए शेल्डन में क्या आ रहा है, शेल्डन तो डन से डान, जो डान होते हैं बड़े बड़े कैसे चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कार से चलते हैं, तो डान कार से चलता है। ये ट्रिक है इसका याद करने का। अब देखिए ये कहाँ पे काम कर रहा है, जैसे शेल्डन ने बताया व्यक्ति के शारीरिक बनावट के अनुसार कि गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। अब देखिए यहाँ पे गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, तीनों के लास्ट में क्या आ रहा है, कार। और हम क्या बताएं कि शेल्डन डान कैसे चलता है, कार से चलता है। तो अब पूछ देगा कि गोलाकार मतलब किसने प्रस्तुत किया था व्यक्तित्व को, तो शेल्डन। अब देखिए जो व्यक्ति गोलाकार होगा तो क्या होगा, हंसमुख मिजाज का होगा, परंपरावादी होगा, फिर उसके बाद भोजन प्रिय होगा और शौकीन मिजाजी होगा। फिर उसके बाद जो व्यक्ति आयताकार होगा वो रोमांच प्रिय होगा, क्रोधी होगा और हष्ट पुष्ट होगा। जो व्यक्ति लंबाकार होगा वो जल्दी थकने वाला होगा और एकांत प्रिय होगा, लोगों से मिलना उसको पसंद नहीं होगा। कोई भी काम करेगा तो थक जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसे आराम चाहिए। अब देखिए इधर भी वही है, क्रेस्मर। तो क्रेस्मर में क्या आएगा लास्ट में, काय। जैसे क्रिस का है मतलब गोल का है, पृष्ठ का है, सुडैल का है, उसको बोलते हैं स्थूल का है या लंब का है। तो ये जो शेल्डन में गोलाकार, आयताकार, लंबाकार हमने बताया, वही चीज़ क्रेस्मर ने भी बताया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। तो सील गुण का सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछ देगा कि सील गुण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया, आलपोर्ट ने। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, 2 भागों में बांटा सील गुण के सिद्धांत के अनुसार, कि एक सामान्य सील गुण होता है, एक विशिष्ट सील गुण होता है। अब ये जो सामान्य सील गुण होता है ये सामान्यतः सभी व्यक्ति में दिखाई देता है, जैसे प्रशंसा, सम्मान, सहयोग। लोगों को सम्मान मिलेगा तो वो खुश होंगे, लोगों की प्रशंसा करेंगे तब भी वो खुश होंगे। लोग अधिकतर दूसरे की सहयोग करना जानते हैं। अब उसके बाद विशिष्ट सील गुण, ये व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। अब देखिए विशिष्ट सील गुण में ये क्या होता है कि ये व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। जैसे इसमें अब प्रमुख सील गुण, तो प्रत्येक व्यवहार में ये दिखाई देता है। ये विशिष्ट सील गुण को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रमुख सील गुण, ये क्या होता है, इस सबके व्यवहार में दिखाई देता है। फिर उसके बाद केंद्रीय सील गुण और उसके बाद गौड़ सील गुण। तो देखिए केंद्रीय सील गुण क्या होता है, ये कभी कभी दिखाई देता है, जैसे साहस, क्रोध, बलिदान। लोगों को कभी कभी क्रोध आता है, कभी कभी साहस ज़्यादा आ जाता है। फिर से देश के लिए बलिदान, ये भी समय समय पर लोगों के अंदर थिंकिंग आती है। फिर उसके बाद गौड़ सील गुण, तो ये क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, जैसे दया, परोपकार, लोगों के प्रति दया। अब देखिए महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी थे।
तो ये इनके अंदर क्या था, अहिंसा नामक सीलगुण था, मतलब कि व्यक्तित्व का बिहेवियर था। फिर उसके बाद रावण में क्या था, अहंकार था। कर्ण था तो उसके अंदर क्या था, दानवीर था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सीलगुण का सिद्धांत, तो देखिए इसको किसने प्रस्तुत किया था, कैटल ने। देखिए एक आलपोर्ट ने भी प्रस्तुत किया था सीलगुण के सिद्धांत को, और कैटल ने भी प्रस्तुत किया था। तो कैटल ने इसको दो पार्ट में बांटा, एक स्रोत सीलगुण, एक सतही सीलगुण। देखिए स्रोत क्या है, जैसे अगर आप सत्य बोलते हैं, या अगर आप क्या हैं कि अहिंसावादी हैं, तो आप क्या करेंगे, सत्य बोलेंगे और बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। फिर उसके बाद आपके अंदर मित्रता का भावना रहेगा, लोगों को आप क्या करेंगे, सम्मान देंगे। ठीक। अब देखिए ये जो सीलगुण है कैटल द्वारा दिया गया, तो ये सीलगुण के एक मापनी बनाई जिसको बोलते हैं 16 PF या 16 व्यक्ति कारक, 16 पर्सन फैक्टर। तो ये पूछ देता है कि 16 PF किसने दिया था, तो 16 PF किसने दिया था, कैटल ने। ऐसे आपको याद करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो इसको किसने प्रस्तुत किया था, कार्ल युंग या जुंग। तो हम इसको अभी याद कराए ना, युंग या जुंग, तो युग। तो युग युग मतलब समय समय पे क्या होता है, लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण बदलता रहता है। तो देखिए इन्होंने 3 तरह से विभाजित किया, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। अब उभयमुखी के बारे में हमने नहीं लिखा है क्योंकि अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों इसमें आ जाएंगे। देखिए जो लोग अंतर्मुखी होते हैं वो क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलना घुलना पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद संकोची होते हैं और लज्जाशील होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं। अब उसके बाद बहिर्मुखी में क्या है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अधिक वाचाल। और ये लोग निडर होते हैं, समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा करना जानते हैं। फिर से उसके बाद लोकप्रिय, लोगों में प्रिय होते हैं। आप ज़्यादा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो लोग आपको जानेंगे, तो लोगों में आप प्रिय हो जाएंगे। फिर उसके बाद आशावादी होते हैं। आशावादी मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग होता है कि नहीं हमको एग्ज़ाम में सक्सेस पाना है, नौकरी पानी है, तो क्या होते हैं, आशावादी होते हैं। फिर उसके बाद जो बहिर्मुखी हैं वो राजनेता बनते हैं या व्यापारी बनते हैं, आंदोलनकारी बनते हैं। अब राजनेता तो ये भी क्या होते हैं, ज़्यादा बोलेंगे, मंच पे चढ़ जाएंगे, भाषण देंगे, बड़े बड़े घोषणा करेंगे, लेकिन आगे चल के कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो मूल्य हमने इसको याद कराया ना, स्प्रेंगर, स्प्रे मारते हैं। स्प्रे मारने से क्या होगा, स्प्रे मारते हैं तो क्या होगा कि हम लोग इसको खरीदेंगे, तो मूल्य से खरीदेंगे। अब ये 6 प्रकार के बांटे हैं मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। देखिए सबसे पहले क्या है, सैद्धांतिक, फिर उसके बाद आर्थिक, फिर सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक। देखिए सैद्धांतिक का मतलब क्या है, विद्वानों को अधिक पसंद ये लोग करते थे जो सैद्धांतिक होते हैं, और यही लोग आगे चल क्या होते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं। जो लोग में आर्थिक व्यक्तित्व होता है वो क्या होते हैं कि धन और नैतिक सुखों की इच्छा ये ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक, तो ये सामाजिक लोग दयालु और परोपकारी होते हैं। नेक्स्ट राजनैतिक, तो जो लोग राजनैतिक होते हैं वो क्या होते हैं, नेता होते हैं। फिर से उसके बाद धार्मिक व्यक्तित्व, तो क्या होते हैं कि ईश्वर में विश्वास करते हैं। और उसके बाद कलात्मक, तो जो लोग कलात्मक होते हैं, कला, चित्रकार, सौंदर्य प्रिय, ऐसे दृष्टिकोण के होते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, तो इसको हमने याद कराया ना, अब्राहम मैस्लो और हेनरी मूरे। देखिए
आप अपने समाज में हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखिए इस ग्राफ को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, और हम इसको 5 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले क्या है, शारीरिक मांग या दैहिक मांग। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हमको भोजन चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सुरक्षा की मांग। फिर उसके बाद सुरक्षा के लिए हमको घर चाहिए रहने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे समाज की मांग। आप घर बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जंगल में एक ही घर बनाएंगे। आप सोचेंगे कि हम जहाँ घर बनाएं एक कॉलोनी में बसें, हमारे आसपास लोग हों, हम समाज में रहें। और समाज में जब रहें तो हमको क्या मिले, सम्मान मिले। तो ये सम्मान कौन सा हो गया, 4 नंबर पे सम्मान की मांग। फिर उसके बाद आत्म सिद्धि की मांग, सम्मान मिल गया। फिर उसके बाद लास्ट में आपका ये एज के अनुसार परिवर्तित होता जाता है, तो ये आत्म सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से व्यक्तित्व मापन की जो अलग अलग विधियाँ हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले है आत्मनिष्ठ, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ, फिर उसके बाद प्रक्षेपणी विधि। अब देखिए आत्मनिष्ठ में क्या होता है, एक समय में केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है आत्मनिष्ठ में। फिर उसके बाद अब इसमें क्या होता है कि साक्षात्कार विधि, जो इंटरव्यू लिया जाता है वो किस में आता है, आत्मनिष्ठ में। फिर उसके बाद जीवन इतिहास विधि, अवलोकन विधि। आप किसी को देखकर अवलोकन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, उसके व्यक्तित्व के बारे में बाद में आप वर्णन करेंगे। अब देखिए जीवन इतिहास विधि को ये पूछ देगा कि किसने दिया था, तो टाइड मैन ने दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ। तो ये क्या है कि एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन। अब देखिए यहाँ पे भी रेटिंग स्केल के द्वारा किसी के व्यक्तित्व का मापन। फिर उसके बाद प्रश्नावली देकर, तो अब प्रश्नावली के अनुसार व्यक्तित्व मापन किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रम निर्धारण मापनी, तो इसको लुइस थर्स्टन ने दिया था। और समाजमिति विधि को जेएल मैरिनो ने दिया था। तो ये पूछ देता है यूपी टेट एग्जाम में कि समाजमिति विधि को व्यक्तित्व मापन किसने दिया था, तो जेएल मैरिनो ने दिया था। फिर उसके बाद प्रक्षेपणी विधि, तो ये क्या है, अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधि है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है कि रोरसा परीक्षण, रोरसा टेस्ट, फिर उसके बाद टैट और कैट, और उसके बाद चित्रपूर्ति विधि, साहचर्य विधि, और आईबीटी, ये क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही थप्पा परीक्षण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट ये पूछ देगा कि कौन सी विधि है व्यक्तित्व मापन की, तो ये क्या है, प्रक्षेपणी विधि है। अब उसके बाद देखिए अवलोकन विधि क्या होता है कि व्यवहार मापन की ये प्राचीन विधि है। जैसे किसी के आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब के द्वारा व्यक्ति की क्रिया को जानने का प्रयास किया जाता है, उसको अवलोकन किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों का इसके अनुसार अवलोकन किया जाता है। फिर से उसके बाद अंतर्दर्शन विधि, तो इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो विलियम वुंड ने प्रस्तुत किया था। फिर से उसके बाद आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, तो ये क्या है, निर्धारण मापनी विधि, इसको प्रस्तुत किया था गाल्टन ने। अब देखिए समाजमिति विधि क्या होता है कि एक व्यक्ति के बारे में उसका परीक्षण करने के लिए अन्य व्यक्तियों से उनके बारे में पूछते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समाजमिति विधियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रक्षेपणी विधि, जो प्रक्षेपण विधि होता है, ये क्या होता है, अचेतन मन का अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें अध्ययन किया जाता है। और हमारे मस्तिष्क में, अचेतन मन में 90% थिंकिंग बुद्धि होता है। फिर से उसके बाद क्रम विधि, तो ये क्रम विधि, अब प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, क्रम विधि, तो किताब, मिठाई, कार। उसके बाद
अभिव्यक्ति विधि, तो किसी व्यक्ति पर अभिव्यक्त करना ही अपने शब्दों में। और ये साहचर्य विधि भी वही है। देखिए इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। इसको किसने प्रस्तुत किया था? ये यूपी टेट एग्जाम में बार बार पूछता है कि स्याही धब्बा परीक्षण को व्यक्तित्व मापन में किसने प्रस्तुत किया था? तो हरमन रोरसान ने। इसमें क्या होते हैं? कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 2 कार्ड होते हैं वो काला और सफ़ेद होते हैं, 5 कार्ड काला, सफ़ेद और लाल होते हैं, और इसमें 3 कार्ड बहुरंगी होते हैं। तो इसमें अब ये भी पूछ देगा कि इंक ब्लॉक टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 10। अब देखिए कार्ड क्या है? कार्ड पर कुछ चित्र छपे रहते हैं, उन्हें देखकर बताना होता है कि वह चित्र किसका है, पर वास्तविकता में वह किसी का चित्र नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हम पीछे अध्ययन किए टैट, कैट और सेट, तो देखिए टैट मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ देता है। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये पूछ देता है कि इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो CD मॉर्गन एंड मुरे। अब देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे? तो टैट से याद कर लीजिए कि टेट, और टेट एग्ज़ाम पास करने के लिए आप क्या करते हैं? मुरे मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, फिर भी आप टेट एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं। ठीक। अब देखिए ये पूछ देगा कि टैट में कितने कार्ड थे? तो 31 कार्ड थे, जिसमें 30 कार्ड रंगीन होते हैं और 1 कार्ड सादा होता है। और ये जो टेट विधि है, इसके अनुसार व्यक्तित्व का मापन 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैट, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। अब इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो लियोपोल्ड बेलक ने। देखिए अब इसको बेलक या बालक, तो बालक वाला जब आ जाएगा मतलब कैट, तो चाइल्ड वाला, तो बालक से बेलक। अब इसमें कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे, और ये 10 वर्ष के बालकों के लिए था। फिर उसके बाद सैट, तो ये क्या है? सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि वरिष्ठ लोगों को जिनकी एज ज़्यादा है, 35-40 से एबव है, उनके व्यक्तित्व के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसमें 16 कार्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 50 वर्ष से अधिक, वही 35-40 से अधिक वर्ष के जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पर्सनालिटी को बहुत कम समय में और आपको विस्तृत तरीके से बता दिया। और देखिए ये जो लेक्चर है आपका बीएड एग्ज़ाम में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, सी टेट का, तो सब में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए और इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। और दोस्तों ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।